तो डियर स्टूडेंट्स, इस मिडावल इंडिया की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मिडावल इंडिया की क्लास में सबसे पहले जिन तथ्यों को पढ़ा था वो था तुर्कों का उदय, ओरिजिन ऑफ द तुर्कास, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से तुर्क एक असभ्य जाति थी और एक वॉरियर के रूप में कन्वर्ट हुई। फिर उन लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और उन लोगों के द्वारा 4 राज्यों की स्थापना की गई, जिसमें से एक राज्य जिसको यमीनी राज के नाम से जाना जाता था, उसी का व्यक्ति महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। और इस तरीके से तुर्क भारत में एक सत्ता की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके बीच में एक कड़ी है कि तुर्कों के आगमन के पहले भारत में अरब आक्रमण भी हुए। और एक छोटी सी घटना है, तो तुर्कों के आगमन को पढ़ने से पूर्व ये जरूरी है कि हम लोग अरब इन्वेजन यानी अरब आक्रमण को पढ़ लें। इसका एक इंट्रो है कि भारत पर अरब आक्रमण जो होता है वो सिंध पर होता है, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक क्षेत्र है सिंध। और ये आक्रमण 712 ईस्वी में होता है और इसके आक्रांता का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया 712 में, बल्कि वास्तविकता ये है कि इस आक्रमण के पूर्व भी पहले भी अरब आक्रमण हुए थे और उसमें 2 काफी महत्वपूर्ण है। एक 636 में खलीफा उमर के समय में हुआ था, और दूसरा 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये दोनों आक्रमण जो है वो असफल रहे। और असफलता के पीछे जो कारण था, अगर काउस की बात किया जाए कि क्यों असफल रहे, तो इसके 2 कारणों के बारे में बताया जाता है। पहला ये कि संसाधनों की कमी थी और दूसरा ये कि आर्थिक लाभ नहीं था। तो इन 2 कारणों से ये जो आरंभिक अभियान है वो रोक दिया गया। इसको फिर से समझते हैं कि पहली बात आपको जानना ये कि भारत पर जो अरब आक्रमण हो रहा है वो एक प्रांत है सिंध, वहीं तक सीमित था। हालांकि कोशिश की गई कि और विस्तार किया जाए, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। भारत की आंतरिक शक्तियों ने इसका कड़ा जवाब दिया और इसलिए वो सिंध तक ही अरब आक्रमण सीमित रहता है। ये आक्रमण कब होता है? तो 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इतनी बात हो गई। हम लोगों को इसी को एलोबरेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 712 ईस्वी में ही पहली बार आक्रमण हुआ, बल्कि वास्तविकता यह है कि 712 ईस्वी में आक्रमण से पहले भी 2 बार भारत पर अरबी आक्रमण के प्रयास किए गए। एक खलीफा उमर, जो आपको पहले की क्लास में पढ़ा चुके थे, ओरिजिन ऑफ इस्लाम, तो उसमें आपको याद होगा कि खिलाफत राशिदा के ये दोनों खलीफा हैं।
तो ये दूसरे खलीफा हजरत उमर है, पहले अबू बकर थे। तो इनके समय में, खलीफा उमर के समय में एक आक्रमण होता है, और दूसरा जो थर्ड खलीफा है इनके, हजरत उस्मान, उनके पीरियड में 647 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है। लेकिन ये दोनों आक्रमण असफल हुए, और इन आक्रमणों के जो नेता थे वो इस आक्रमण में मारे गए। ऐसी परिस्थिति में यह आक्रमण की असफलता के पीछे जो कारण है, आप अगर ईश्वरी प्रसाद जो इस पीरियड के सबसे बड़े राइटर हैं और उनको कोड किया जाता है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो जो खलीफा को सूचना भेजी गई वो ये कि जिस भूमि में हम लोग आए हैं उस भूमि में पानी की बहुत कमी है, तो हम लोग प्यास से ही मर जाते हैं, और अगर अधिक फौज लेकर करके आए तो इतना अनाज यहां नहीं है इस क्षेत्र में कि उस फौज को हम खिला सके, यानी रिसोर्सेस की पूरी कमी है। और दूसरी बात, ये क्षेत्र ऐसा है कि इससे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो सकता है, तो जितना पैसा आक्रमण में हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हमको भू राजस्व यहां से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपने संसाधनों की कमी, और साथ ही साथ जब कोई भी आक्रमण करता था उस समय पीरियड में, तो आक्रमणकारी इस बात का ध्यान जरूर रखता था कि हम जितना खर्च कर रहे हैं उससे अधिक हमें वहां से धन मिलेगा कि नहीं, तभी वो आक्रमण किया जाता था। ये मध्यकालीन स्थिति का एक विशेषता या अवगुण कहिए, जो कि हर आक्रमणकारी इस बात का ख्याल जरूर रखता था, सूचना पहले कलेक्ट कर लेता था कि इस आक्रमण के पश्चात हमें बूटी यानी धन कितना प्राप्त होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब उद्देशी धन की प्राप्ति रही थी मध्यकालीन आक्रमणों का, तो आर्थिक अलाभ की स्थिति में, यानी प्रॉफिटेबल नहीं था इकोनॉमिकली, और साथ ही साथ जो आक्रमणकारी थे उनके पास रिसोर्सेस की भी कमी थी। तो ये दोनों कारणों से जो आरंभिक आक्रमण हुए, जो असफल हुए, उसके बाद आक्रमण को स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया कि अब अरब लोग भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या कारण थे कि लगभग 70 वर्षों के बाद फिर से आक्रमण किया गया? तो इसके पीछे जो कॉज हम लोग तलाश करते हैं वो ये था कि परंतु 712 ईस्वी में कासिम के द्वारा सिंध पर या भारत पर निर्णायक आक्रमण किए गए। और इस आक्रमण का जो कॉज था वो हम लोगों को जानना है। इस आक्रमण का जो पहला कॉज था वो था सिंध के राजा दाहिर द्वारा खलीफा की क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन की मांग को नकार देना। और दूसरा था कि इस्लाम धर्म का प्रचार। तो जिस अभियान को रोक दिया गया था
634 ईस्वी या 647 ईस्वी के बाद तो फिर क्यों आक्रमण किया गया 712 में? तो इस परिप्रेक्ष्य में ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं कि दो घटना अकाउंटेबल था पुनः आक्रमण के। एक घटना क्या था, तो श्रीलंका के राजा द्वारा मुस्लिम यात्रियों से भरे जहाज को लूटा जाना। हुआ था ये कि श्रीलंका में कुछ मुस्लिम व्यापारी रहते थे, तो वो एक समुद्री दुर्घटना में मारे गए, उनकी जहाज समाप्त हो गई। तो जो श्रीलंका का शासक था, उनके स्त्रियों और बच्चों को एक जहाज में बैठा करके, और जो उस समय बगदाद का गवर्नर था जिसका नाम हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी था। क्या नाम था? हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी था। तो इसके पास भेज रहा था। उसमें बहुत सारे धन दौलत थे, और जो मारे गए थे अरब व्यापारी उनके परिवार के लोग थे। तो श्रीलंका से जैसे ही ये जहाज सिंध के तट पर पहुंचा, सिंध के तट को मकरान तट हम लोग बोलते हैं, आज भी मकरान का बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उसका लोकेशन ऐसा था कि यदि भारत से अफ्रीका या यूरोप में व्यापार करना होता था तो मकरान तट से जाना पड़ता था। और आज के समय में तो 45% ट्रेड जो है वो इसी एरिया से होता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये आज भी महत्वपूर्ण था और कल भी महत्वपूर्ण था। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही सिंध के निकट ये जहाज पहुंचता है, तो समुद्री पायरेट्स द्वारा, डाकुओं के द्वारा इस जहाज को लूट लिया जाता है, इसके जितने सामान थे वो सब। जब इसकी सूचना मिलती है हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी को, तो वो अपना एक एलची यानी व्यक्ति भेजता है राजा दाहिर के पास, और इस बात का डिमांड करता है कि तुम्हारे क्षेत्र में हमारे जहाज लूटे गए, इसलिए तुम उसका दो बातों की गारंटी लो। एक कि भविष्य में नहीं ऐसा घटना होगा, और दूसरा कि इन लोगों को क्षतिपूर्ति दो, कंपनसेशन दो। और वो इसलिए ऐसा डिमांड कर रहा था कि इसके पहले व्यक्तिगत रूप से उसने खुद व्यापारियों का एक दल भेजा था दास प्राप्त करने के लिए और पशु प्राप्त करने के लिए, और इस व्यापारी के दल को भी सिंध के निकट समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटा गया था। तो पहले एक घटना हो चुकी थी, उसी प्रकार से एक दूसरी घटना थी। और श्रीलंका के शासक और इराक के गवर्नर यानी हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी के संबंध बड़े मित्रवत थे, बड़े फ्रेंडशिप था। तो ऐसे में जब दूसरी घटना घटी, तब उसने इस प्रकार के डिमांड किए राजा दाहिर से। राजा दाहिर का जो जवाब था वो ये था कि समुद्री डाकू हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम समुद्र के शासक नहीं हैं, इसलिए हम उसके लिए उत्तरदायी जब नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम ना ही उसको नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही हम क्षतिपूर्ति देंगे। ये बातें राजा इराक के गवर्नर को बहुत बुरी लगी, और ऐसी परिस्थिति में जो है उसने अपने दामाद और भतीजा भी था और वही उसका दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो
भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन यहां भी कासिम के आक्रमण होने से पहले 711 ईस्वी में 2 अभियान असफल हो चुके हैं। जैसे 7वीं शताब्दी में ये 2 अभियान असफल हुए, तो उसी ढंग से मोहम्मद बिन कासिम से पहले यानी 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, फर्स्ट डिकेड्स में 2 अभियान और भेजे गए जो भी असफल हुए। तो एक प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे पहला आक्रमण नहीं मानिए बल्कि 5वां आक्रमण। इस 5th इन्वेजन से पहले 4 इन्वेजन असफल हो गए थे, सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो ये तो एक काउज है। दूसरा काउज ईश्वरी प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में ये तो था ही अपनी जगह पर, लेकिन दूसरा काउज के उस समय तक जिस समय का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो उस समय इस्लामी जगत में जो शासन चला रहा था वो दौर था खिलाफत उमैया का। 661 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक का पीरियड हमने आपको बताया खिलाफत उमैया का पीरियड था। और इस्लामी साम्राज्य इसी पीरियड में यूरोप में भी फैला, एशिया में भी फैला और अफ्रीका में भी फैला। यानी जो ज्ञात विश्व थे उसके लगभग अधिकांश भागों पर इन लोगों का कब्जा हो चुका था। और ऐसी परिस्थिति में भारत बचा हुआ था। तो अब उन लोग की दृष्टि ये थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में भी करे। चूंकि विश्व के अन्य क्षेत्रों में उनका विस्तार हो चुका था, तो साम्राज्यवादी नीति के कारण भी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर होता है। तो ईश्वरी प्रसाद इन 2 कारणों का विवरण देते हैं। तो ऐसे में 711 ईस्वी में, अभी भी मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला और बुदैल, सबसे पहले अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को भेजा गया और दूसरा फिर बाद में इसकी पराजय हुई तो बुदैल नामक व्यक्ति को भेजा गया। ये दोनों आक्रमण 711 के असफल हुए। तब अंत में हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इस प्रकार के इंट्रोडक्शंस में इतनी सारी बातें आपको इन्वेजन्स ऑफ अरब में जानना है और समझना है। जल्दी कीजिए ताकि आगे बढ़े। हो गया? अब आइए मेन बॉडी पे कि मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और ये उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसने इन्वेजन कैसे कैसे किया। तो जिस समय उसने आक्रमण किया उस समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु जो थी वो 17 वर्ष थी और इसका संबंध जो था हज्जाज से,
कैसा था? तो इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। साथ ही साथ ये जो सेना लेकर करके आया था, वो आरंभ में इसके पास 6000 ही सेना थी और एक विशेष प्रकार का यंत्र था जिसको हम लोग कॉलेपेट्रा बोलते हैं। कॉलेपेट्रा। इसको आप प्राचीन काल से अगर तुलना कीजिए भारत से कि ऐसा कोई औजार था कि नहीं, तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं शिला प्रक्षेपास्त्र, जो अजातशत्रु ने इस्तेमाल किया था। हम इसको बताते हैं आपको, शिला प्रक्षेपास्त्र यानी स्टोन मिसाइल। शिला प्रक्षेपास्त्र क्या था? अजातशत्रु ने जो प्रयोग किया था राजगीर में, उसकी भी सफलता के पीछे जो कारण थे वो यही थे कि उसके पास नवीन प्रकार का रथ मूसल और शिला महाकंटक, ये दो विशेष औजार थे। तो रथ मूसल क्या था कि रथ में जो है वो तलवारें या पत्थर बंधे होते थे और जब वो रथ चलता था तो उसको घुमाया जाता था, जिससे जो सेना होती थी वो घायल हो जाती थी या मर जाती थी। और दूसरा के पत्थर फेंका जाता था, तो उससे जो है वो बहुत बड़ी संख्या में शत्रु की सेना जो है वो मारी जाती थी। तो उसी का डेवलप रूप जो था मोहम्मद बिन कासिम के पास कॉलेपेट्रा नामक अस्त्र था। इसके पूर्व के जो अभियान असफल रहे और मोहम्मद बिन कासिम का अभियान सफल रहा, तो उसके पीछे ये जो नवीन अस्त्र है उसकी भूमिका काफी रही, अच्छी रही और इस वजह से इन लोगों ने युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त की। इस अस्त्र का विशेषता ये था कि एक अस्त्र को चलाने के लिए 500 व्यक्ति की जरूरत होती थी, 500। और इस प्रकार से वो इस तरीके के 5 अस्त्रों को लेकर के आया था। तो इसको सिर्फ चलाने के लिए 2500 व्यक्ति इसके पास थे। तो ये एक चीज हुआ, लेकिन अंत में ये तो आरंभ में जो है वो 6000 सैनिक थे, लेकिन अंत तक जो पहुंचा वो भारत बगदाद से, तो अंत में सेना की संख्या बढ़कर करके 50,000 हो गई। ये कैसे हो गया? तो इसके पीछे जो कारण है वो ये कि अभी अभी जो हमने बताया आपको कि 636 में आक्रमण हुए, 647 में आक्रमण हुए, फिर 711 में भी 2 अभियान होते हैं। तो ये अभियान असफल रहा जरूर, लेकिन सिंध से पहले का जो मकरान तट था या एक आध 2 और जगह था छोटे छोटे, वहां ये लोग अपनी सैनिक रखने में या कब्जा करने में सफल हो गए। तो 3 पॉइंट ऐसा था कि जहां मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले से ही अरबी सेना अस्तित्व में थी, और जब मोहम्मद बिन कासिम का अभियान होने लगा, वहां से लेके 6000 सैनिक चला, तो रास्ते में ये जो 3 पॉइंट थे, मकरान और अन्य 2 स्थान, वहां की सेना मोहम्मद बिन कासिम की सेना से मिल गई। तो इस प्रकार इसकी संख्या कितनी हो गई? 50,000। अब आपको देखना यह है कि आक्रमणों का जो क्रम है वो सिंध को विजय एक युद्ध के अंतर्गत नहीं किया गया, बल्कि इस क्रम में बहुत सारे आक्रमण किए गए। तो बारी बारी से कौन कौन से आक्रमण किन किन क्षेत्रों में किया गया और क्या क्या घटना हुआ, वो हम क्रम से आपको बताते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण सिंध में किया गया वो देवल में किया गया। देवल एक बंदरगाह नगर था और यहां उसका जो भतीजा था उसके अधीन था, लेकिन देवल
आक्रमण में हुआ क्या कि यहां दो जातियां थी, एक था जाट और दूसरा मेद। ये ट्राइब्स थे यहां के। तो जाटों और मेदों के संबंध जो थे वो दाहिर से अच्छा नहीं था। थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि आखिर दाहिर की पराजय क्यों हुई, थोड़ा उसके पीछे जाना होगा। तो सिंध में एक्चुअली में पासी समाज का सुने होंगे नाम, जो ताड़ से ये उतारते हैं। तो इस जाति का राजा था और चच जो एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री था। तो एक्चुअली में सिंध एक प्रकार से जनजातीय राज था, ट्राइबल से स्टेट था। और चच ने क्या किया कि उस व्यक्ति की हत्या कर करके उसकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। उस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है चचनामा, और इसका पूरा विवरण उसमें है। तो चच के बाद उसका बेटा बैठा और उसके बाद दाहिर बैठा। यानी दाहिर कौन था? तो चच का पोता था, यानी ग्रैंडसन था। तो ऐसी परिस्थिति में वहां की जो अधिकांश आबादी थी या जो जनजातीय आबादी थी, वो हमेशा चच का विरोधी रहा। और इस विरोध के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं था कि उसने ट्राइबल्स राजा को से सत्ता हड़प ली, बल्कि जब सत्ता इस्टेब्लिश्ड भी किया दाहिर ने या चच ने, तो टैक्सेशन बहुत अधिक था। करों का जो बोझ था वो वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा था। इस कारण से दाहिर का शासन वहां लोकप्रिय नहीं था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम जहां जहां जाता है, जिस जिस शहर में सिंध के, वहां स्थानीय लोगों ने दाहिर का साथ ना दे करके बल्कि मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। यहां तक कि उसके अपने जो सगोत्र थे ब्राह्मण, एक शहर में मोहम्मद बिन कासिम को सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसके सगोत्र के सहयोग से मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां जाट और मेदों ने क्या किया साहब? तो सहयोग किया। किसको? कासिम। अब ऐसी परिस्थिति में जब जाट और मेदों ने सहयोग किया तो देवल को क्या किया? देवल जीत लिया गया। देवल विजित कर लिया गया। ठीक है। और यहां के बाद जो दूसरा स्थान है जहां मोहम्मद बिन कासिम ने अपना अभियान को आगे बढ़ाया, वो था देवल के बाद नीरून। आपको असल यही सब शब्द याद रखना है। ये दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक, मेंस का भी नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, और दूसरा कि सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव में भी सरिया करके देता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का क्रमवार विवरण दे, लिखे। तो चारों ऑप्शन में आपको दे देगा, तो सीक्वेंस में अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और यही सब क्वेश्चंस यूपीएससी में टफ हो जाता है। तो ये नीरून में जो प्रभाव था वो बौद्ध संतों का था, यानी बौद्ध मॉन्क का था। जब यहां वो आक्रमण करता है नीरून में, तो बौद्ध मॉन्क ने कहा कि बौद्ध धर्म एक शांति का धर्म है, इसलिए हम आपके से युद्ध नहीं करेंगे, आप लोग राजा हैं, आपस में समझिए। तो इस तरीके से नीरून की प्रजा ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया, और यहाँ बेगर कोई रेसिस्टेंस के मोहम्मद बिन कासिम नीरून पर कब्जा करने में सफल रहा। उसके बाद अगला जो नाम है वो है नीरून सेहवन। यहां थोड़ा प्रतिरोध हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। और यहां की प्रजा ने भी सरेंडर कर दिया। और यहां जो
प्रतिरोध हुआ वो दाहिर का भतीजा यहाँ का भी शासक था, उसके जो रिश्तेदार थे, तो उसके भतीजे ने थोड़ा सा रेसिस्ट किया, लेकिन अंत में उसकी हार हुई और इस हार के बाद सेहवन भी उसके कब्जे में आ गया। चौथा जो स्थल है वो है सीसम। ये यहां भी प्रतिरोध हुआ थोड़ा बहुत, और उसके बाद सीसम पर भी अधिकार कर लिया। तो यहां से जो देवल, निरून, सेहवन और सीसम, ये चार स्थल जो देख रहे हैं, तो इसके बाद सिंध में आने के लिए सिंधु नदी पार करना था। अब सिंधु नदी पार करना उस समय बहुत कठिन का काम, कठिनाई का काम था, आसान बात नहीं था, क्योंकि बगदाद से ये नाव लेकर के नहीं आया था। कैसे पार किया? तो स्थानीय लोगों ने सिंध नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। यानी स्थानीय लोग चाहते थे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी पार कर करके राजा दाहिर को अंतिम रूप से पराजित करे। राजा दाहिर पूरी तरीके से आश्वस्त था कि कुछ भी हो जाए, एक बड़ी सेना सिंध नदी पार कर करके हमारी राजधानी नहीं आ सकता है, इसलिए वो इत्मीनान से था। अब जनता के बीच इतनी लोकप्रियता थी राजा दाहिर की कि जनता ने जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को नावें प्रोवाइड करवाई, सुविधाएं दी, और इस प्रकार से सीसम के आगे, सीसम नामक स्थान के आगे जो सिंध नदी पड़ता था, उसको बड़ी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम पार करने में सफल रहा। उसके बाद अगला जो है वो है औरर। यहां उसका मुकाबला जो है मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर से हुआ। ये उसकी राजधानी नहीं थी, लेकिन सिंधु नदी के बाद दूसरा जो पड़ाव था, दूसरा जो शहर था सिंध का, वो औरर था। और ऐसी परिस्थिति में दाहिर ने बाज़ाब्ते तौर पे मुकाबला किया, लेकिन वो इस युद्ध में मारा गया। और मरने के बाद उसकी जो रानी लाडो, ये नाम याद रखिएगा, रानी लाडो जो उसकी पत्नी थी, और दो पुत्री थी उसकी। एक का नाम था सूर्या कुमारी और दूसरे का नाम था नाम भूल रहे हो उसका, आता है तो याद। ये सब क्या किए? ये इसको बंदी बना लिया, यानी उसकी पत्नी को, उसकी विधवा को और दो पुत्रियों को। और ये बाद में चल करके इसको भेज दिया जाता है बगदाद। और ये भेजना मोहम्मद बिन कासिम की जीवन लीला समाप्त करने का कारण बनता है। तो वो कैसे, जब पूरा अभियान हम लोग पढ़ लेते हैं तब उस पर आएंगे। लेकिन यहां आप जानिए कि औरर में राजा दाहिर मारा गया और उसकी पत्नी और दो बेटियां गिरफ्तार कर ली गई। उसके बाद अगला जो आक्रमण हो रहा है, यानी छठा आक्रमण, वो बरहमनाबाद पर। ये बरहमनाबाद क्या था? तो राजा दाहिर की राजधानी थी, उसका कैपिटल यही था। और यहां राजधानी का जो जिम्मेदारी थी वो उसका एक पुत्र था जिसका नाम जय सिंह था। तो जय सिंह ने काफी बड़ा रेसिस्टेंस दिया, काफी अच्छा युद्ध लड़ा, और यहां पर मोहम्मद बिन कासिम जीत पाने में सफल नहीं हुआ। तो जो दुर्ग था, जो किला था, वो काफी मजबूत था,
तो इसी के व्यक्ति ने, यानी जो राजा दाहिर के परिवार का ही व्यक्ति था, जो ब्राह्मण ही था, उसको राजा दाहिर से किसी बात की खुन्नस थी, तो उसने ये राज बता दी मोहम्मद बिन कासिम को कि अगर इसके जल के स्रोत को काट दोगे तो ऐसी परिस्थिति में जो है इन लोग की हार हो जाएगी। तो जल के स्रोत कहां से थे? बहुत गुप्त रूप से बना हुआ था, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को पता था। कोई विदेशी व्यक्ति आकर के किले के जल के स्रोत को समाप्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसके आदमी ने विश्वासघात किया और जल के स्रोत को काट दिया गया, जिससे बरमनाबाद का किला भी जो है वो जीतने में मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा और इसकी भी हत्या कर दी गई। अब औरर और बरमनाबाद के बाद जो है उर, ये अंतिम किला था। हो क्या रहा था कि देवल, निरून, सेवन, सीसम, औरर बरहमनाबाद, ये सब में जो विजय करते चले जा रहा था मोहम्मद बिन कासिम, तो कुछ लोग बचते चले जा रहे थे दाहिर के सेना के, तो वो अंत में ओर में आकर के जो है वो एकत्र हो गए और ये अंतिम लड़ाई थी। इस लड़ाई को जब मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया तो दाहिर की संपूर्ण सेना समाप्त हो गई और इस लूट में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारे धन प्राप्त हुए। तो ये सारे धन को दो भागों में वो बांटता है, एक भाग अपने सैनिकों के बीच वितरित करता है और दूसरा भाग बगदाद में अपने गवर्नर या अपने ससुर के पास भेज देता है और उसी में राजा दाहिर की दो पुत्री और उसकी पत्नी जो थी शामिल थी। और सबसे अंतिम अभियान जो होता है वो मुल्तान पर। यहां के बारे में बताया था कि सर्वाधिक सोना प्राप्त हुआ था उसको और कहा जाता है कि इस कारण से उसने मुल्तान को सोने की नगरी कहा था। तो इस तरीके से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पूरे सिंध को जीतने में सफल रहा। इसके अपने ही पीरियड में इसने अपने एक सिपासालार को, सेनापति को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय कन्नौज का शासक प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार के अधीन था। गुर्जर प्रतिहार इस समय आंतरिक भाग में ज्यादा शक्तिशाली थे। उसमें एक शासक था नागभट्ट द्वितीय। तो इससे बहुत काफी कड़ा संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो है वो अरबों का भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश संभव नहीं हो पाया और वो अपने आप को सिंध तक ही सीमित रहे। उसके बाद अगला टॉपिक जो इसका है कि मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे होता है। मोहम्मद बिन कासिम का अंत, तो इसमें दो विचारधाराएं हैं, एक नहीं है। एक विचारधारा यह है कि दाहिर की पुत्री का मामला और दूसरा कि खिलाफत का अंतर्द्वंद, खिलाफत का झगड़ा। ज्यादा टफ हिंदी नहीं लिखते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इन दो कारणों को बताया जाता है कि इस कारण से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ। अब दाहिर के पुत्री का मामला क्या है, जैसा कि अभी बताएं कि उसकी दो पुत्रियों को भेज दिया गया कहां, तो हाँ ससुर के पास, सही बात है आपको, बगदाद। और जो हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी था वो बहुत खुश हुआ कि हमको एक नई नवेली लड़की मिल रही है। लेकिन जब सूर्या देवी वहां गई तो उसने एक चाल चल दी। हाँ ठीक है, परिमल देवी, परिमल देवी। तो सूर्या देवी को
सूर्या देवी कर लीजिए यहाँ पर, सूर्या कुमारी नहीं, सूर्या देवी। तो उसने सूर्या देवी को पसंद किया और जब वो गई कमरे में तो उसने कहा कि हम तो अपवित्र हो चुके हैं, हम तो आपके लायक है नहीं। तो क्या हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही हमें अपवित्र कर दिया। अब ससुर जी काफी गुस्से हो गए कि दामाद ने बहुत धोखा दिया हमको, तो वहां से ऑर्डर किया कि इसको मार कर करके हमारे पास भेजा जाए। तो कहा जाता है कि उसको एक जानवर के चमड़े के खाल में उसको सी दिया गया और सिंध से ले जा कर करके बगदाद पहुंचाया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जब खोला गया उसको उस चमड़े के थैले से तो मृत पाया गया, तो उसने कहा कि यही व्यक्ति था ना जो तुम्हारा शील हरण किया है। तब सूर्या देवी कहती कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, हमने अपने बाप का बदला लेने के लिए साजिश रची थी। तब हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी और गुस्सा हुआ और इस गुस्से के बाद उसने दोनों बहनों को घोड़े के पूंछ में बंधवा करके बोला उस समय तक घोड़े को दौड़ाते रहो जब तक ये मर न जाए। तो इस तरीके से सूर्या देवी और परिमल देवी दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये पूरी कहानी है इस मत के मुताबिक। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है कि बोलते, उसका कहना ये कि नहीं, ये बात गलत है। एक्चुअली में हुआ ये था कि हज्जाज इब्ने यूसुफ जिसके अधीन खलीफा मंसूर के अधीन था, तो खलीफा मंसूर की मृत्यु हो गई गृह युद्ध में, और जो अगला खलीफा बना वो खलीफा हज्जाज इब्ने यूसुफ का समर्थक नहीं था, इसलिए इसको हटना पड़ा और उस खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा कर करके उसको उसकी मतलब बुलवा कर करके उसकी हत्या कराई। अब इतिहास में ये दोनों में से कौन सी बात सही है, ये अभी अनुसंधान का विषय है। हम लोगों का काम है जो फैक्ट सामने आए उसको आपके सामने रख देना। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि सिंध पर अरब आधिपत्य समाप्त हो गया, बल्कि इसकी मृत्यु के पश्चात सिंध पर अरब आधिपत्य लगभग 870 ईस्वी तक बना रहा। 870 के बाद अरबों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि खिलाफत का जो खिलाफत अब्बासिया का जो दौर आया तो उसमें भी बहुत गृह युद्ध चलने लगे आपस में। तो इसलिए अब अरबों का प्रभाव सिंध पर नहीं रहा और ऐसी परिस्थिति में यहाँ शुभ्र वंश का उदय होता है, जो एक स्थानीय वंश था और अलग वंश था। तो आप पूरी तरीके से अगर देखें तो सिंध पर अरबों का लगभग 150 वर्षों का आधिपत्य रहा। अब इस 150 वर्षों पर तक जो सिंध पर शासन अरब करते रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक प्रभाव भी पड़ेगा, इसका एक इफेक्ट भी होगा। तो वो इफेक्ट क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं और ये हम लोग के अंतिम अध्ययन होगा इस कंटेक्स्ट में। तो अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो अरब प्रभाव, यानी सिंध पर क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ा। पहला प्रभाव राजनीतिक प्रभाव था, पॉलिटिकल इफेक्ट था, और ये काफी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में अभी तक कोई भी विदेशी आक्रमण हुआ है तो उस आक्रमण की विशेषता ये रही है कि वो भारतीय समाज में विलीन हो गए। जैसे शक आए, कुषाण आए, हून आए, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा रहा,
बल्कि भारतीय संस्कृति में अपने आप को विलीन कर लिया। तो पता नहीं चला कि बाद में क्या हुआ। लेकिन बाद के जो यहां से आक्रमण शुरू होते हैं तो ये भारतीय समाज में अपने आप को विलीन नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय समाज और अपने समाज के बीच एक को रिलेशन स्थापित करते हैं, एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशंस बनाते हैं, और जिसके कारण से एक नई प्रकार की संस्कृति का जन्म होता है। तो ये कैसे संभव हुआ? वो पॉलिटिकल प्रभाव के कारण। पॉलिटिकल में इन लोगों ने क्या किया कि जो शहरी क्षेत्र थे उस पर सेना के माध्यम से अपने कब्जे को बनाए रखा, और जो सिंध का ग्रामीण क्षेत्र था वहां जो व्यक्ति शासन का अंतिम कर्मचारी था उसके अस्तित्व को बनाए रखा। यानी ग्रामों में स्थानीय आधार पे शासन में कोई परिवर्तन नहीं किया। चौधरी, खूत, मुकद्दम, ये तीन जो पदाधिकारी भारत में प्राचीन काल से चलते आ रहे थे, जो हर ग्राम में मौजूद होते थे, और उनका मुख्य काम होता था कि राजस्व का कलेक्शंस करके राजा को पहुंचाना। तो वो अपने जगह पर रहने दिया और अपने आप को सेंट्रलाइज कहाँ किया? तो शहरों में। और शहरों में किस तरीके से? तो हर शहर को इक्ता बना दिया। इक्ता का मतलब ये समझिए कि आज का स्टेट। तो उस समय तो सिंध खुद एक स्टेट था, खुद एक राज्य था। तो उसको आप देश मान लीजिए अगर सिंध को, तो उसके डिस्ट्रिक्ट जो थे वो एक स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और उसका हेड क्वार्टर जो शहर होता था उसमें जो पदाधिकारी नियुक्त किए वो इक्तादार कहलाते थे। यानी आज के समय में आप कह लीजिए गवर्नर। और ये पूरी तरीके से मिलिट्री का प्रमुख होता था, लेकिन उसको सिविल अधिकार भी दे दिया गया। तो एक इक्तादार के अधीन जितना बड़ा इक्ता होता था वो उसका शासन को देखता था, और जो स्थानीय आधार पे जो भी व्यवस्था थी लोकली, उसमें इन लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया। तो इस तरीके से जो जनता थी वो पूर्व के शासन के तुलना में ज्यादा सुविधा प्राप्त करने लगी, सिंध में खास तौर से। तो इसलिए इस विदेशी आक्रमण के खिलाफ में कोई रिवोल्ट या विद्रोह की घटना देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड या प्रतिमान विदेशी आक्रमण के लिए अरबों ने स्टैब्लिश किया भारत में, इसी का प्रयोग बाद में चल के तुर्कों ने किया। यानी तुर्कों के लिए पॉलिटिकली एक स्टैंडर्ड पहले से ही मौजूद था कि यदि भारत में इस प्रकार से शासन करो, अर्थात स्थानीय आधार के शासन को छोड़ दो और उसको कंट्रोल करने के लिए एक शहरी क्षेत्र में इक्तादार की नियुक्ति कर दो, और वो इक्तादार अपने इक्ता के अधीन जो है कर की वसूली करेगा, तो पूरी तरीके से लोग शांति के साथ रहेंगे। तो ये जो मॉडल था, इस मॉडल का निर्माणकर्ता कौन था? तो अरब लोग थे, और ये भारतीय शासन व्यवस्था पर अरबों का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। दूसरा कि सामाजिक प्रभाव की जहां तक बात है, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि जो स्थानीय जनता थी तो शासक ब्राह्मण था और जनता जनजातीय पृष्ठभूमि की थी, और दोनों के बीच संबंध क्या थे? तो शोषणात्मक था। तो ऐसी परिस्थिति में अधिकांश जनता जो थी वो एक प्रकार से धर्म के मामला में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थी, या उनका कोई धार्मिक विश्वास ऐसा नहीं था कि जिसको वो लोग मानते हों, क्योंकि जो शासक वर्ग था उसके ओर से धर्म के बारे में कोई प्रचार प्रसार किया नहीं गया। तो जब ये लोग आए, मुसलमान लोग आए, तो इनके द्वारा धार्मिक क्षेत्रों में जब प्रसार किया गया तो इससे इस्लाम धर्म का इस क्षेत्र में ज्यादा विस्तार हुआ। यानी जो लोग भी जनजातीय पृष्ठभूमि के थे, जैसे भी जाट या मेद ये सब देखते हैं, ये सब का कन्वर्जन उसी समय में हुआ, और जैसे ही हुआ तो ये एक अस्थायी शासन व्यवस्था का रूप ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो प्रभाव के दृष्टिकोण से वो सांस्कृतिक प्रभाव था, कल्चरल इफेक्ट था। सांस्कृतिक प्रभाव क्या था साहब? तो
तो भारतीय संस्कृति वैश्विक स्तर पे उस समय भी काफी श्रेष्ठ थी। कैसे श्रेष्ठ थी कि अगर प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता से ले तो हड़प्पा सभ्यता एक कल ही के क्लास में शायद पढ़ा है, कांस्य युगीन सभ्यता थी और सभ्यता में वैश्विक स्तर पर सबसे पहले काल की सभ्यता थी। इस काल से पहले कोई सभ्यता का अस्तित्व न भारत में न भारत से बाहर किसी और देश में पाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में हड़प्पा सभ्यता का कंपैरिजन अगर मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से या चीन की सभ्यता से करें, जो भी कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हड़प्पा के पास थी उतना अन्य के पास नहीं था। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हड़प्पा सभ्यता में होने के प्रमाण मिले, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, यानी पूरी खोपड़ी खोल दी जाती थी, ऐसे प्रमाण मिले। जो मेनिंजाइटिस बीमारी अभी आप देखते हैं तो वो उस समय भी पाया जाता था, उसका शल्य क्रिया के माध्यम से इलाज किया जाता था। और भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, ये प्रयोग किए गए सामान। जैसे एक और एग्जाम्पल दे कि जो मूर्तियां बनी हड़प्पा सभ्यता में, चाहे मातृ देवी की मूर्तियां हो या अन्य पशु पक्षी की मूर्तियां हो खिलौने के रूप में, तो उसमें एक मूर्ति बनाने की एक विशेष तकनीक थी जिसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स मेथड। उसको हिंदी में बोलेंगे मधुष्ठित विधि। ये क्या था मूर्ति बनाने की कला के, इससे दो प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। हम सांस्कृतिक के बताएंगे लेकिन थोड़ा भारत की संस्कृति की महत्ता बता दे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, कि कैसे अरब लोग इससे लाभान्वित हुए और भारत में क्या कमजोरी थी कि उसके वजह से विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ, ये सब आपको जानना चाहिए। तो मधुष्ठित विधि या लॉस्ट वैक्स मेथड क्या था ये थोड़ा समझिए कि मूर्ति दो तरीके से बनती थी, एक पूरा ठोस रहता था और दूसरा अंदर से खोखली रहती थी। चाहे मूर्ति ठोस बने ये चाहे भीतर से खोखला बने, दोनों लॉस्ट वैक्स मेथड से बनता था। वो कैसे? पहले खोखले पे आते हैं कि अगर खोखला मूर्ति बनाना होता था तो कैसे बनाता था। तो पहले मूर्ति का एक प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती थी। बात समझ में आई? मूर्ति की एक प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती थी और उसके बाद उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती थी उस मूर्ति के ऊपर, ठीक है। और मोम की जो परत चढ़ाई जाती थी तो उसी में मूर्ति का शेप दे दिया जाता था। तो मोम तो काफी मुलायम चीज है, तो कैसा आंख होगा कैसा नाक होगा अपने अनुरूप कलाकार ढाल लेता था। और जब वो मोम मतलब बढ़िया से जम जाता था उस पर, तब उस पर मिट्टी का एक दूसरा लेप चढ़ाया जाता था। मिट्टी का एक दूसरा लेप चढ़ाया जाता था। बात समझ रहे हैं? और उसके सर के ऊपर भी एक छेद रहता था और मूर्ति के नीचे भी एक छेद रहता था। अब ये स्ट्रक्चर्स बन गया मिट्टी का और मोम का, तब क्या किया जाता था कि ऊपर जो छेद है उस पर से कांसा या तांबा जो भी जिसकी भी प्रतिमा बनानी होती थी उसको डाला जाता था। तो जब डालता था तो क्या होता था कि मोम पिघल करके नीचे से गिर जाता था और दोनों साइड की मिट्टी तो सॉलिड रहती थी, तो उसके बीच में जो है वो कांसा या तांबा जम जाता था। जब जम गया और सूख गया वो, तो फिर ऊपर वाली मिट्टी को भी हटा लिया गया और फिर अंदर में जो मिट्टी थी उसको भी हटा लिया गया। तो इस प्रकार से एक खोखली प्रतिमा जो अंदर से खोखली हो बनकर तैयार हो गई। क्लियर? समझ में बात आ गई? अब आइए कि अगर सॉलिड प्रतिमा बनाना होता था तो उसमें मधुष्ठित विधि या लॉस्ट वैक्स मेथड कैसे इस्तेमाल होता था कि पूरी प्रतिमा ही मोम की बना ली गई। पूरी प्रतिमा ही मोम की बना ली गई।
और उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया गया मोटा जैसा। जब सूख गया मिट्टी तो ऊपर भी छेद नीचे भी छेद। अब उसके बीच में जब धातु को पिघलाकर डाला गया तो क्या होगा कि अंदर में तो जो पूरा भरा हुआ मोम था वो सब पिघल करके गिर जाएगा और उसका जगह कौन ले लेगा? तो जो मेटल का लिक्विड है वो, और जब जगह लेगा तो पूरा वो भी भर जाएगा, वो अंदर से खोखला नहीं होगा। और जब सूख जाएगा वो, यानी वो लिक्विड धातु का, तो ऊपर की जो मिट्टी थी उसको हटा ली जाएगी। इस प्रकार से जो अंदर से प्रतिमा निकलेगा वो पूरा का पूरा सॉलिड प्रतिमा होगा। तब आप ही बताइए, ये इजाद था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद धातु की जितनी भी मूर्तियां भारत में बनी, सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति आपको दीदारगंज से मिला है, सुल्तानगंज से मिला है, जो अभी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। उन्हें अंग्रेज लोग उसको उठा करके ले गए। सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा कांसे की मिली है और सॉलिड है वो, तो वो उसको भी इसी विधि से बनाया गया। तो वो 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। और हम जो आपको बता रहे हैं वो 2900 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के ये तकनीक भारत में डेवलप हो चुका था। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत प्राचीन काल से ही तकनीक के मामले में या ज्ञान विज्ञान के मामले में काफी श्रेष्ठ रहा। एक पुस्तक गुप्त काल में आपको मिलेगी, हरथीवेद। तो हरथीवेद जानते हैं क्या है? पशु चिकित्सक का एक कंप्लीट ग्रंथ। इसी तरीके से सुश्रुत संहिता। सुश्रुत एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। धन्वंतरी, ये बहुत बड़े डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। चरक, ये भी बहुत बड़े डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। तो ये सारे के पास जो ज्ञान था वो ऐसा ज्ञान था कि मरे हुए व्यक्ति को भी ये लोग जीवित कर देते थे। जैसे चरक संहिता की बात जो आप करते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक है च्यवन ऋषि का नाम आपने सुना होगा। च्यवन ऋषि कहीं और के नहीं, यहीं गेही के थे। टिकारी के आगे आप बढ़िएगा अरवल के तरफ, तो अंदर गांव से घुस के एक सूर्य मंदिर है। वो सूर्य मंदिर जो था उसका जगह का नाम हम भूल रहे हैं, वहीं वो रहा करते थे। तो एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिल गया था कि तुमको शादी करना है किसी बूढ़ा आदमी से। अब वो खोजते चल रही थी, मिल गए वही। अब भाई कि हमको श्राप दिया हुआ, आप शादी कर लो हमसे, हो गया। अब बुढ़ापे में उसको कहां से संतुष्ट करते? तो वही अपने लिए 54 जड़ी बूटियों का एक प्राश बनाया। क्योंकि च्यवन ऋषि ने बनाया इसलिए वो हो गया च्यवन प्राश। और तब बजाता साहब बच्चा भी उसको हुआ और उसको पूरे जीवन का आनंद भी मिला। तो ये सब और भी बहुत सारे सुनेंगे तो एग्जाम्पल्स आप दंग रह जाएंगे। तो संस्कृति के क्षेत्र में क्या हुआ कि जो अरबी लोग थे वो यहाँ के ब्राह्मणों को, यहाँ के संस्कृत के जानकार लोगों को उन पुस्तकों के साथ बगदाद के दरबार में जाकर के पहुंचा दिया। और बगदाद के दरबार में जब ये जितनी पुस्तकें, चाहे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, सुर सिद्धांतिका, चंद्र सिद्धांतिका, ये सारी पुस्तकें जो पहुंची तो इसका अरबी भाषा में या फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और जब अनुवाद हुआ तो उस ज्ञान को, जो भारतीय ज्ञान था, उसको सिर्फ बगदाद तक ही सीमित नहीं रखा गया बल्कि यूरोप और दूसरे देशों में भी फैलाया गया। तो इस प्रकार भारत के द्वारा बगदाद विश्व का सिराज या विश्व का ताज बना था सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो ये दोनों के इंटरेक्शंस के बहुत बड़े प्रमाण थे। अफसोस की बात यह थी कि इसके जो संस्कृत के ओरिजिनल टेक्स्ट था वो भी हम लोगों ने गुम कर दिया। और जो इसका ट्रांसलेशन खिलाफत अब्बासिया के दौर में बगदाद में हुआ था, तो जब हलाकू खान ने 1258 में आक्रमण किया तो उस आक्रमण में वो सारी किताबें जल गई और समाप्त हो गया। तो जो प्राचीन ज्ञान था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं, और ये अनुसंधान का विषय है,
कि यही इसी में से कुछ पुस्तकें जो है यूरोप के स्थान पे पहुंचा दी गई और उसी के बाद यूरोप में एक नया युग आता है जिसको हम लोग रेनेसां या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? इतिहास में बिना प्रमाण के कुछ बात नहीं कही जा सकती है। तो जब तक अनुसंधान नहीं होता है तब तक हम लोग यही मानेंगे कि जिस सांस्कृतिक वैभव की उन्नति उस पीरियड में हुई थी वो आक्रमणों के कारण पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम का पूरा विवरण जो मैंने आपको दिया। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को देखेंगे, तब दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।